So, are we ready? Hi, friends. I once again welcome you all to this brand new finance show wherein I study and we help together to make our own wealth grow. So, this video will be a mix of Hindi and English. I'll try to communicate in both the languages so that it can be beneficial for both the beneficiaries of the language, respective languages. तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एक ऐसी कंपनी से। और आज हम इनफैक्ट स्टडी करने की कोशिश करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो है तो एक मल्टीनेशनल, लेकिन इंडियन एफएमसीजी स्पेस में आकर बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनराइज कर दिया गया है इस कंपनी ने, इस एफएमसीजी सेक्टर को। जी हाँ, अगर आपके दिमाग में नेस्ले और एफएमसीजी सेक्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे नाम आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में और कोशिश करेंगे एनालाइज करने की कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के शेयर में ऐसा क्या है कि पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट एट एनी लेवल्स, कि वो हम देख रहे हैं कितने टाइम से इट हैज स्टार्टेड टू गो डाउन फर्दर एंड फर्दर, बट स्टिल वॉल्यूम्स में कोई भी कमी नहीं है। इस वीडियो में हम ये नहीं एनालाइज करेंगे कि शेयर का चार्ट कैसा है, शेयर प्राइस मूवमेंट कैसी है, बल्कि हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स में ऐसा क्या चेंज आ रहा है कि कंपनी में लोग इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं और काफी ज्यादा लेवल्स और क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, वॉल्यूम्स भी बढ़ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं शेयर करता हूं अपना स्क्रीन और I'll open. First of all, we will start. I'll just let you know. Okay. So we will start with sharing the screen. Okay. Okay. So I hope my screen is visible. All right. So as I told you, we will be studying about Hindustan Unilever Limited. Yes. So Hindustan Unilever Limited, or HUL, is basically a subsidiary of Unilever PLC, which is a British multinational company and which has its root since a very long time now in India. इंडिया में इस कंपनी की शुरुआत 1888 में हुई थी, 1888 में कोलकाता में। और तभी से लेकर अब तक यू नो वेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर हैज रीच्ड इन टर्म्स ऑफ द कंपनी। एंड ऑफ कोर्स शेयर प्राइस तो बढ़ेगा ही जब कंपनी तरक्की करेगी। तो इसका एक छोटा सा मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहूंगा जो शायद मैंने यहाँ नहीं पढ़ी। वो ये है कि एक लीवर ब्रदर्स और मार्गरीन यूनी, ये दो बिजनेसमैन थे जिन्होंने एक ऐसी चीज को भापा कि एफएमसीजी स्पेस में बटर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है वॉर टाइम्स में। तब यूनिलीवर ब्रदर्स और मार्गरीन यूनी ने ये डिसाइड किया कि हम जो है एक मर्जर करते हैं और एक कंपनी क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है यूनिलीवर पीएलसी। तो यूनिलीवर पीएलसी कंपनी उन्होंने क्रिएट करी और जो आजकल के टाइम पर दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी मैन्युफैक्चरर है एंड विच इज हेडक्वार्टर्ड इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम। एंड ये सिर्फ इन्वायरमेंट का ही, सिर्फ कंपनी के बारे में, सोसाइटी के लिए नहीं, बल्कि इन्वायरमेंट का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रैक्टिसेस। एंड वी लुक इनटू दैट। आप देख सकते हैं दे हैव 400 प्लस ब्रांड्स इन 190 कंट्रीज। दैट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर गाइस। सो दिस इज अबाउट what Unilever is and what Unilever started with. Now बेसिकली मैं जैसे आपसे कहा कि 1800s के आसपास इस कंपनी की शुरुआत हुई और 1888 में दिस कंपनी केम टू इंडिया। So since we are talking about Hindustan Unilever and not the Unilever PLC, we'll discuss about the Indian aspect of the business, which is Hindustan Unilever, because we are more concerned with Hindustan Unilever. हम यूनिलीवर पीएलसी से भी कंसर्न है, बट हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में मैं बात करूंगा आज आप सबसे। तो 1888 में जब इस कंपनी की शुरुआत हुई तो इट वाज मेयरली, इट स्टार्टेड इनटू फ्यू प्रोडक्ट्स। इन्होंने
पियर्स, लक्स, विम, वनस्पति के वनस्पति जैसे प्रोडक्ट्स जो है वो इंडियन मार्केट में लॉन्च किए थे सबसे पहले। और मैं कैन यू इवन इमेजिन कि इनका सबसे पुराना ब्रांड पियर्स, लक्स और वनस्पति है। मैं कभी मुझे लगता था कि वनस्पति और पियर्स वाज इज द लेटेस्ट एंट्री टू देयर पोर्टफोलियो, बट नो, 1937 से इंडियन मार्केट में ये पियर्स, लक्स और वनस्पति, विम जैसे ब्रांड्स चल रहे हैं। और तो और हिंदुस्तान यूनिलीवर का शुरुआत इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम से नहीं हुआ था, हिंदुस्तान वनस्पति कॉरपोरेशन के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका नाम बदलकर बाद में यूनिलीवर ब्रदर्स और हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ मिलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर कर दिया गया, क्योंकि वो दोनों कंपनीज मर्ज हो गई। और इस तरीके से 1956 में आपकी और मेरी फेवरेट एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर की शुरुआत हुई। और इसका मार्केट में आने का या शेयर मार्केट में भी अपने शेयर्स देने का एक अपना अलग ही इतिहास है। इसने स्टार्टिंग में 10% इक्विटी ऑफर करी इंडियन पब्लिक को, और उस टाइम पर 1956 में ये पहली इंटरनेशनल कंपनी थी या इंटरनेशनल फॉरेन सब्सिडरी थी जिसने ये कदम उठाया और 10% जैसा बड़ा हिस्सा पब्लिक को ऑफर किया। तो इस तरीके से इसने फैलना शुरू किया धीरे धीरे पब्लिक में, ये इसके इंटरनेशनल मार्केट की शुरुआत थी। फिर इसके बाद 1900 में ब्रुक बॉन्ड की शुरुआत करी इन्होंने, और जो कि आजकल के टाइम में ब्रुक बॉन्ड सबसे बड़ा टी मैन्युफैक्चरर, आप जानते हैं कि क्या स्टेटस है। सो आई विल शेयर दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में अगर मैं इसके बारे में पढ़ूं और इसके बारे में आपको बताऊं तो इट विल बी अ वेरी वेरी लॉन्ग वीडियो। डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर, एंड हम दोनों जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर की हिस्ट्री की एक वीडियो अगर आप चाहते हैं तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम आते हैं इसके, ये देखिए हमने इसकी वेबसाइट, हम अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू स्टार्ट, विच इज द फंडामेंटल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। ओके, तो यहां पर हम फंडामेंटली देखने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में ऐसा क्या है कि पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट इन ईच एंड एवरी लेवल्स। ओके, सो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओके, all right, so here is the financial position of the company onto our screens. मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,12,928 करोड़ का, 5,12,928 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक पी रेशो इसका 58.1 है। पी रेशो दोस्तों होता है कि प्राइस टू अर्निंग का एक रेशो होता है जो जनरली डिसाइड करता है ये फैक्टर की कंपनी इसकी कितने मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रही है। मतलब जो इसका करंट शेयर प्राइस है वो इसके कितने मल्टीपल्स पे है ये दिखाता है कि कंपनी कितनी महंगी है और कितनी सस्ती है। बुक वैल्यू हमने काफी जगह सुना है कि बुक वैल्यू देखनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, बिल्कुल देखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जो यूनिलीवर जैसी प्राइवेट या रिलायंस जैसी बिगेस्ट मल्टीनेशनल या बिगेस्ट कंपनीज, बिगेस्ट कॉर्पोरेशन होती हैं, उनमें बुक वैल्यू नहीं देखी जाती, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात बुक वैल्यू निकलती है तो सीधी सी सीधी कंपनी के बुक्स में उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा कंपनी की वैल्यू नापी गई है। तो बुक वैल्यू इससे नहीं निकलती कि कंपनी कितनी ज्यादा वैल्यू रखती है लोगों के लाइफ में, बल्कि बुक वैल्यू निकाली जाती है बहुत सारे अलग फैक्टर्स में, जिसमें एक ब्रांड प्रेजेंस का वैल्यू नहीं लगाया जाता मेरे हिसाब से, तभी इनकी बुक वैल्यू इतनी कम होती है। तो सरकारी शेयरों में बुक वैल्यू आप देख सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज में बुक वैल्यू नहीं देखी जाती। और सबसे अच्छा तरीका दोस्तों होता है किसी भी शेयर को जज करने का इसके फंडामेंटल्स के जरिए, वो होता है थ्रू इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी
एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों ये होता है कि जैसे जब भी कोई कंपनी, हमारे आपने और मेरे जैसे लोगों ने बहुत सारे सारे पैसे इस कंपनी में लगा रखे हैं, एंड आई विल शो यू इन अ व्हाइल कि इनकी ओनर्स इक्विटी कितनी ज्यादा है इनके पास और कितना बड़ा जंप आया है। तो उस पैसे से इस ये कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है वो आता है आरओई में, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी में। जी हाँ। तो 29.2% का मतलब ये है कि कंपनी के पास जितना भी शेयर होल्डर का पैसा है उतने में से ये 29% का वॉल्यू जनरेट कर पा रही है रिटर्न उस पैसे से, जो कि बहुत बड़ी बात है। दूसरा फिगर है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोस्तों जब हम फाइनेंस पढ़ते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कंपनी ने जितना भी कैपिटल एम्प्लॉय किया है, यानी जितना भी कैपिटल लगाया है टुवर्ड्स इट्स डे टू डे ऑपरेशंस, टुवर्ड्स इट्स अदर फैक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हाट नॉट, तो उतने अमाउंट में कितना रिटर्न उस पैसे से जनरेट कर पा रही है। सो हे इन दिस केस दैट नंबर इज 39.2%। सो ये दोनों ही नंबर्स काफी अच्छे हैं दोस्तों। ये दोनों फैक्टर्स हैं आरओसीई और आरओई। आप जनरली लोगों से सुनते होंगे कि आप इन दोनों को देखना चाहिए कि कंपनी कितना पैसा जनरेट कर पा रही है इससे पास पड़े पैसे से, रिजर्व से, ओनर्स इक्विटी से। बस के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा आपको वीडियो में। और तो और अगला आपको चीज जो देखनी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट वो है डिविडेंड यील्ड। क्योंकि अगर आप किसी भी एक कंपनी में 10 15 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली चाहेंगे कि वो कंपनी आपको डिविडेंड भी देती रहे और वो कंपनी जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो भी करती रहे। जो शेयर प्राइस मूवमेंट तो डेफिनेटली आते ही रहेगा। तो डिविडेंड यील्ड, ना कि डिविडेंड कितना दिया है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि डिविडेंड कितना दिया है इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, लेकिन डिविडेंड यील्ड आपको जरूर बताती है कि इस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है कि वो आपको कंपनी डिविडेंड यील्ड दे सकती है। आप जनरली देखते हैं कि सरकारी कंपनीज, कोल इंडिया जैसी कंपनीज में 10-10% का डिविडेंड यील्ड होता है, एंड फॉर रीजंस दे हैव बिगर रिजर्व्स, दे हैव huge reserves, I think because of the government ownership and a lot of capital intensive work. We'll not get into that. We will talk about that in some other video. So यहाँ पर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी रेड फ्लैग किसी भी बैलेंस शीट में होता है दोस्तों प्लेज्ड परसेंटेज। जी हाँ दोस्तों, अगर ये कंपनी कितनी भी परसेंटेज वैल्यू में प्लेज्ड है, अगर ये कंपनी पूरी की पूरी प्लेज्ड है, प्लेज्ड का मतलब होता है दोस्तों कि अगर कंपनी के प्रमोटर्स को कोई लोन लेना है बैंक से तो बैंक क्या करती है, कोलैटरल मांगती है ना। तो ये फाउंडर्स, कई फाउंडर्स क्या करते हैं, कई फाउंडर्स अपनी ही कंपनी को एज अ कोलैटरल बैंक के पास रख देते हैं। फाइन। तो बैंक के पास रख देते हैं तो वो पूरी की पूरी कंपनी, यानी पूरी की पूरी कंपनी का कैपिटल, पूरी कंपनी के एसेट्स बैंक के पास चले जाते हैं और वो प्लेज हो जाती है। अब कंपनी ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, बट एज एन इन्वेस्टर आपको डायरेक्टली प्लेज्ड परसेंटेज की फिगर से को देखते रहना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टेड कंपनीज में कितना परसेंट प्लेज्ड है, प्रमोटर्स ने कितना प्लेज किया है। तो ये तो बात हुई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको डायरेक्टली देखने चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। और हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात कर रहे हैं या किसी भी बड़ी कंपनी के बारे में अगर आप देख रहे हैं तो उसके शेयर प्राइस को ये मत देखिए कि कितना महंगा है। किसी भी कंपनी को देखने के लिए मैंने आपको ये फैक्टर्स बताए, ये टेबल सबसे ज्यादा जरूरी है, ना कि ये शेयर बहुत ज्यादा महंगा है। हमने सस्ते शेयर्स का हाल देखा है कि जिसको लोग कहते हैं ये शेयर सस्ता है, उन शेयर्स का क्या हाल हुआ है, कितनी कैपिटल डिस्ट्रॉय की है लोगों की, कितनी वेल्थ डिस्ट्रॉय की है। वी ऑल हैव सीन दैट इन द हिस्ट्री। ओके। सो अब ये सब बात अगर आपको समझ आ गई तो अगर अब हम बात करते हैं कि की पॉइंट्स क्या है इस ब्रांड के। ओके।
सो हिंदुस्तान यूनिलीवर के की पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें, एज यू कैन सी देयर, ठीक है, अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर दिस इज द, मैंने आपको बताया कि होम केयर, ब्यूटी, पर्सनल केयर में बिगेस्ट एफएमसीजी प्लेयर है ये। इसके की पॉइंट्स, इसका 42% ऑफ द रेवेन्यू ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट से आता है। और सबसे पावर ब्रांड्स जिसको बोलते हैं, वो ये कहता है कि डव, लाइफ बॉय, लक्स, पियर्स, लिरिल, हमाम, लिवर आयुष, ओरल केयर में पेप्सोडेंट, क्लोजअप, हेयर केयर में ट्रेसमे, डव, इंदुलेखा, स्किन केयर में ग्लो एंड लवली, पॉन्ड्स, वैसलीन, लैक्मे, लिवर आयुष फिर से, और कलर कॉस्मेटिक्स में लैक्मे, इनके पावर ब्रांड्स में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये तो बात हुई कि, एक सेकेंड, जी हाँ, ये तो बात हुई इनके पावर ब्रांड्स की जो पर्सनल केयर सेगमेंट्स में आते हैं। अब खाने में भी इनके अलग पावर ब्रांड्स हैं। अगर हम फूड सेगमेंट की बात करें, तो फूड सेगमेंट में दे हैव देयर पावर ब्रांड्स, सच एज, पावर ब्रांड्स होते हैं बेसिकली जो किसी भी ब्रांड के लिए मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू जनरेट करते हैं, है ना। तो उनको पावर ब्रांड्स कंपनी कहती है। जैसे डाबर का पावर ब्रांड हो गया डाबर च्यवनप्राश, डाबर हनी। तो इनके फूड सेगमेंट में नौर, किसान, हेलमेट्स जो कि एक मेयोनीज कंपनी है, मेयोनीज ब्रांड है, अनुपमा आटा, देयर बेवरेजेस, लिप्टन, ब्रू, बुक बॉन्ड, रेड लेबल, ताजमहल, ताजा, थ्री रोजेस, न्यूट्रिशन में हॉर्लिक्स और बूस्ट, जो कि इनके एक रीसेंट मर्जर एंड एक्विजिशन की एंट्री है, जो इन्होंने जीएसके स्मिथ के लाइन से, यानी ग्लासको स्मिथ के लाइन से खरीदा था। आइसक्रीम में क्वालिटी वॉल सब जानते हैं कितना बड़ा है, तो वो भी एक पावर ब्रांड में आता है। तो ये सब देखा हमने कि कंपनी जो है वो किस तरीके से एक्सपैंड करती है और किस तरीके से काम करती है। अब जैसा कि मैंने आपसे शेयर प्राइस मूवमेंट के बारे में कहा था, अगर हम इसका 10 साल का चार्ट भी देखें, आई डेफिनेटली डू नॉट रिकमेंड इन एनी ऑफ माई वीडियो टू बाय एनी पर्टिकुलर स्टॉक, बट एक शेयर प्राइस मूवमेंट और एनालिसिस में ये फर्क होता है कि एक शेयर प्राइस मूवमेंट आपको ये बताता है कि एक कंपनी ने इतने सेट ऑफ पीरियड में कितना रिटर्न दिया है। सो हम यहाँ पर एनालाइज नहीं करेंगे बिल्कुल भी कि आपको किस लेवल पे बाय करना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो आपको रिकमेंड करे कि दिस इज द बेस्ट पॉइंट ऑफ बाय, बेस्ट पॉइंट टू बाय, ले लो। तो मैं आपको ये कभी नहीं कहूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। So you can buy it at any levels, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे डेफिनेटली हैव अ लुक एट फंडामेंटल्स, और हमने देखा इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं अभी, ठीक है। अ, अब बात करते हैं जो इसका पीयर कंपटीशन आता है। दोस्तों इसके पीयर कंपटीशन में फोर ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स, थ्री ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स, पीएनजी आता है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल आता है, कोलगेट आता है और जिलेट आता है। अब आप कहेंगे नेस्ले भी आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन क्योंकि ये पर्सनल केयर इंडस्ट्री में लिस्टेड है इन द शेयर मार्केट, सो इट कम्स अंडर पर्सनल केयर सेगमेंट, इसलिए यहाँ पर ये पर्सनल केयर सेगमेंट दिखा रहा है। तो पर्सनल केयर सेगमेंट में जिलेट, कोलगेट और पीएनजी के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। नेस्ले भी है, डेफिनेटली है। अब हम आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज द क्वार्टरली रिजल्ट्स। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले या इन्वेस्ट करने से पहले हम सब क्या देखते हैं दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी चाहिए, और वो हम देखते हैं, वो है कि कंपनी पैसा कहाँ से कमा रही है, कंपनी पैसा कैसे कमा रही है, कितना कमा रही है, ठीक है। तो अगर आप इस कंपनी के सेल्स देखें, तो ये कंपनी दोस्तों लगातार लगातार, मैं आपको अभी मार्क करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओके। सो ये कंपनी लगातार, अगर आप इसके सेल्स नंबर्स देखेंगे दोस्तों, सेल्स फिगर्स देखेंगे, अ, तो कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली, जी एक सेकेंड, ओके, ओके।
सो अगर आप इसके सेल्स फिगर्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स में इसका सेल्स फिगर्स देखेंगे तो डेफिनेटली फिगर्स तो करोड़ में है, राइट? तो अगर आप इसके सेल्स फिगर्स देखेंगे तो कंसिस्टेंटली मार्च 2019 से कंसिस्टेंट सेल्स जो है वो इंक्रीज हुआ है। 10,200 करोड़ 2019 में, और अब 13,430 करोड़, 39 करोड़। ये कंसिस्टेंटली किसी भी कंपनी में सेल्स इंक्रीज होने का एक ग्रीन लाइट देता है आपको कि दिस इज डेफिनेटली अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन। अब क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है तो इट ऑल्सो नीड्स टू लुक एट अदर फैक्टर्स कि एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब इस कंपनी के एक्सपेंसेस पे आते हैं। 7,807 करोड़ के एक्सपेंसेस 2019 में, जो कि बढ़कर दिसंबर 2021 में 10,000 करोड़ के आसपास हो गए। अब कंपनी इतने बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करती है तो इट ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशंस इट हैड टू इनकर अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस आल्सो, है ना? ओके, सो अब क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद, ओके जस्ट अ सेकंड, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सेल्स नंबर्स के बाद देखनी है, एक्सपेंसेस के बाद देखनी है कि किसी भी कंपनी का लगातार जो है वो डिविडेंड पे आउट कैसा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि डिविडेंड, कि अगर आपको उस कंपनी में 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि मेरे को कुछ ना कुछ डिविडेंड के रूप में रिटर्न भी आता रहे, जिससे मेरे को भी एक प्रिंसिपल सेफ्टी रहे और कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो भी करती रहे साथ साथ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, जो कि होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो का। अब मैंने आपको डिविडेंड यील्ड बताया। डिविडेंड यील्ड होता है कि टोटल क्युमुलेटिव यील्ड कितनी है कंपनी की। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो परसेंटेज के रूप में आपको ये बताता है कि डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी ने डिविडेंड्स बढ़ाए हैं, कितने परसेंट बढ़ाए हैं या घटाए हैं। अब आप यूनिलीवर के केस में अगर देखेंगे तो डिविडेंड पे आउट परसेंटेज यूनिलीवर के केसेस में कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है। 66% से बढ़कर 66, 61, 58, 104, 70, 74, 83, 82, 85, 78, 80 और 119, यानी 119% का डिविडेंड पे आउट रेशो। तो दोस्तों ये चीज आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज दिखाता है कि कंपनी कितनी ज्यादा फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर उसके पास रिजर्व्स होंगे, प्रॉफिट्स कमाएगी, तभी वो डिविडेंड दे पाएगी, नहीं तो डिविडेंड नहीं दे सकती। और अगर डिविडेंड नहीं दे सकती तो इट डेफिनेटली गिव्स अ क्लियर पिक्चर कि कंपनी ओनली थिंक्स अबाउट इटसेल्फ, इट्स प्रमोटर्स एंड डज नॉट थिंक अबाउट इट्स शेयर होल्डर्स। तो ये तो बात हो गई डिविडेंड पे आउट रेशियो की। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेट प्रॉफिट। कंपनी जो है वो नेट प्रॉफिट की तरह कमा रही है। इन दिस केस 2019 में, 2010 में द फिगर वॉज 21,757 करोड़, जो कि बढ़कर 8,761, जो कि बढ़कर 7,995 करोड़ हो गया सॉरी मार्च में। सो दिस शोज हाउ कंसिस्टेंटली द कंपनी इज ग्रोइंग, not only in the share price movement but also in the profit numbers. Next come is balance sheet. अब नाउ बैलेंस शीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए, नॉट जस्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर, बट किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए बैलेंस शीट से अच्छा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आपको हर चीज बताएगी कंपनी के बारे में। दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने आपको प्लेज परसेंटेज के बारे में बताया था। कंपनी लगातार प्लेज इसलिए करती है जब उसके पास लाइबिलिटीज बहुत बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, और रिजर्व्स ना हो या ना के बराबर, मतलब रिजर्व्स हो ही ना। रिजर्व्स होते हैं दोस्तों कि एक साइड में पड़ा हुआ पैसा, यानी एक रिजर्व पड़ा हुआ पैसा, जैसे आपके मेरे जेब में या मेरे बैंक अकाउंट में या आपके बैंक अकाउंट में एक पैसा पड़ा है, जो या जो इमरजेंसी फंड के नाम पर यूज होता हो,
वो ये कंपनी जनरली रिजर्व्स के फॉर्म में कैटेगराइज करती है। तो वो तो हो गए रिजर्व्स। अब कंपनीज क्या करती हैं, जब ये रिजर्व्स नहीं होते और बोरोइंग्स बहुत ज्यादा होती है और लाइबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होती है, तो कंपनी मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले स्टेप, कंपनी पूरी की पूरी प्लेज कर देती है। तो सबसे पहले प्लेज देखना है आपको कि कंपनी के पास रिजर्व कितना है। अब इस कंपनी का 47,000 करोड़ का रिजर्व है। इट मीन्स कि 47,000 करोड़ कैश कंपनी के पास अभी पड़ा है, जो जो कि कंपनी जो है वो बोरोइंग्स को पे ऑफ करने में यू इस्तेमाल कर सकती है, यू पे कर सकती है। अब कंपनी के पास दो चॉइसेस होते हैं, या तो इन बोरोइंग्स को आप बढ़ाते रहो क्योंकि आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, बढ़ाना है, राइट। और दूसरा सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि आपके रिजर्व्स भी बढ़ते रहने चाहिए अगर आपके बोरोइंग्स बढ़ रही है तो। क्योंकि अगर आपके जेब में पैसा हो आप तभी तो लोन दे पाओगे, नहीं तो फिर प्लेज वाली हिस्सा हो जाएगा कि आपको प्लेज देना पड़ेगा। तो इसलिए रिजर्व्स ऑफ बोरोइंग्स को नजर में रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, कोई भी कंपनी डेट फ्री होती है नहीं, उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर होता है बोरोइंग्स का। अब इस कंपनी के पास 1129 करोड़ की बोरोइंग है और 47,000 करोड़ का रिजर्व है। अगर कंपनी चाहे तो अगले सेकंड इस रिजर्व को कैरी लाइक क्लियर ऑफ कर सकती है, बट वो भी नहीं कर रही है। दैट मे बी अ लॉट ऑफ रीजंस, लेकिन रिजर्व है। ये आपको और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स को एक एक ये फायदा देता है कि हाँ इनके पास बहुत पैसा है, ये कभी भी बोरोइंग्स को क्लियर ऑफ कर सकते हैं, लाइबिलिटीज को पेयर ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब कंपनीज तीन बेसिकली हिस्सों में अपने एक्टिविटीज में शो करती हैं अपने फाइनेंसेस या कैश स्टेटमेंट्स, विच इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पे कंपनीज रेगुलर आदान प्रदान, जिसको शेयर बोलते हैं, जिसको रेगुलर फाइनेंशियल एक्टिविटीज की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए वो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो होते हैं ये एक आईसीएआई यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इन नॉर्म्स को स्पेसिफाई किया कि एक हर कंपनी को अपने बैलेंस शीट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स अलग से बनाने हैं, ताकि वो लोगों को शो कर पाए और खुद के लिए भी रख पाए, टू कीप एज अ रिकॉर्ड ऑल्सो। डेफिनेटली गवर्नमेंट्स को भी एक अपना इंटरेस्ट होता है टैक्सेशन का, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो अब आते हैं हम कैश फ्लो पे। तो कैश फ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो बेसिकली ये तीन हेड्स में कोई कंपनी अपना एक्सपेंसेस शो, अपने कैश फ्लो शो करती है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक डाबर का एनुअल रिपोर्ट है। अब मैं आपको उसके हेल्प से बताता हूँ कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है और आप कैसे जज कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं ना। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी कोई भी चीज होती है जो कंपनी डे टू डे एक्सपेंसेस करती है ना। डे टू डे जैसे डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन और इन्वेस्ट, ये चीजें आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जैसे आप सब देख सकते हैं, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री कितनी है, पेबल कितना है, लोन एडवांसेस, डिपॉजिट्स, अदर आइटम्स, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में चेंजेस कितने हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीन एक्टिविटी में बेसिकली कंपनीज काम करती है अपने कैश फ्लोज के जरिए। ये एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है कि कंपनी कितनी कैश रिचली अपने कैशेस को अपने ट्रांजैक्शंस को मैनेज कर रही है और किस तरीके से वो फिगर्स को या रेशियोज को मैनेज कर रही है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि वो बताता है कि कंपनी का
पैटर्न किस तरीके से कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग प्रमोटर्स, एफआईआईज, डीआईआईज और पब्लिक। एफआईआईज होते हैं जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होते हैं, उनकी भी हिस्सेदारी होती है। प्रमोटर्स होते हैं जिनकी कंपनी होती है, जो कंपनी चला रहे होते हैं। डीआईआईज होते हैं जो लोकल इन हाउस इंस्टीट्यूशन होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल, जो कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली अपना पैसा। और पब्लिक होता है आप और मेरे जैसे लोग। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न डॉक्यूमेंट बताता है कि कंसिस्ट कि कितना प्रमोटर परसेंटेज, कितना परसेंट हिस्सा किसके पास है। और आपको ये डेफिनेटली जरूर देखना चाहिए कि आपकी कंपनी का प्रमोटर कौन है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे इस केस में यूनिलीवर पीएलसी है। अब अब आपने कई केसेस में देखा होगा, जैसे इस केस में प्रमोटर होल्डिंग लगातार यूनिलीवर पीएलसी, जो कि सबसे बड़ा प्रमोटर है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, यूनिलीवर पीएलसी, उसकी होल्डिंग्स, प्रमोटर होल्डिंग्स घट रही है। अब इस घटने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कुछ मर्जर और एक्विजिशंस। जैसे रिसेंटली मैं अभी आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा कि रिसेंटली इन्होंने, मैंने आपको बताया था कि यूनिलीवर ने ग्लास्कोस्मिथ के लाइन के साथ डील करी थी, जिसमें एक डील थी कि इसके बाद एक कंडीशन थी कि इसके बाद यूनिलीवर पीएलसी की एक सेट हिस्सेदारी होगी और कुछ हिस्सेदारी जो है वो जीएसके को भी दी जाएगी। तो दैट वाज आल्सो कंडीशन। तो ऐसे कंडीशंस में भी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम होती है। तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी घटना इज ऑलवेज नॉट अ पॉइंट की कंपनी बेकार हो रही है। इट्स नॉट अ पॉइंट की कंपनी में ऐसा कुछ हो रहा है। यू कैन सी ब्रुक बॉन्ड लिमिटेड, जो कि एक अलग एंटिटी है इनकी। ब्रुक बॉन्ड चाय जो टी बनाती है, ब्रुक बॉन्ड टी। FIIs में you can see government of Singapore is the biggest institutional foreign investor in this company, and then domestic may we have SBI Arbitrage Fund, and we have LIC as the biggest corporation holding this company. Then we have 12.53% of the company जो कि आपके और मेरे जैसे लोगों के पास है। ये भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। सो दिस इज द थिंग विच टेल्स यू कि कंपनी में कितना ज्यादा लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। अब नाउ आई शो यू कि इस कंपनी में लोगों का कितना ज्यादा विश्वास बढ़ रहा है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट फिगर आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में देख सकते हैं। वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये हमने खोला हिंदुस्तान यूनिलीवर, और ये सब हमने देखा। अभी मैं आपको फाइनेंशियल्स में लेके चलता हूँ। Sorry, I'll take you directly to financials. Go to the balance sheet. Okay, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ये देख सकते हैं, क्या आप देख सकते हैं टोटल लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी बताता है आपके और मेरे जैसे लोगों का कितना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। 2018 में ओनर्स इक्विटी 17,000 करोड़ की कंपनी के पास थी, तो 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 68,740 की हो गई। तो ये फिगर बताती है कि कंसिस्टेंटली कितना बड़ा ग्रोथ। आप देखिए एक साल में 20,000 करोड़ से 68,000 करोड़ का आया है ओनर्स इक्विटी में। डेफिनेटली इसमें लाइबिलिटी भी इंक्लूडेड है। अगर आप इसका ब्रेकअप देखें तो 8,000 करोड़ का, 8,200 करोड़ का इक्विटी से, यानी आपके और मेरे जैसा पैसा इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, ऐसे 47,000 करोड़ का इक्विटी में जंप। सो दिस इज द नंबर विच टेल्स यू कि कितना ज्यादा लोगों का विश्वास पैंडेमिक के कारण भी बढ़ा है इस मार्केट में और डेफिनेटली इस कंपनी में, कि 8,200 करोड़ से डायरेक्टली 47,000 करोड़ की ओनर्स इक्विटी, which makes Hindustan Unilever one of the largest and biggest custodians of the public money. अब यहां पर आप देख रहे हैं इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू।
इंट्रिंसिक वैल्यू जनरली कैलकुलेट ये लोग करते हैं बुक वैल्यू की मदद से। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बुक वैल्यू इन प्राइवेट कंपनीज के केसेस में नहीं देखी जाती, क्योंकि अगर आप एचडीएफसी बैंक की बुक वैल्यू देखेंगे, एचडीएफसी बैंक की अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एचडीएफसी बैंक, बट इफ यू सी द बुक वैल्यू ऑफ एचडीएफसी बैंक, which is how much is the book value? 378 रुपीज। अब आप कहेंगे ये तो 1500 में ट्रेड हो रहा है। सो प्राइवेट कंपनीज में बुक वैल्यू नहीं देखी जाती, क्योंकि ये कंपनी कितनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही है इन आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में, दैट इज व्हाट इट डिसाइड्स द शेयर प्राइस, नॉट द बुक वैल्यू। सो यहाँ पर आपको डायरेक्टली ये दिखेगा कि कंपनी की बैलेंस शीट में कितना ज्यादा दम है, एंड दैट इज व्हाई पीपल आर कंसिस्टेंटली spending a lot amount of money in this company, right? हाँ जी। अगर आप इसका शेयर प्राइस में एनालिसिस मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर आप, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वॉल्यूम फिर भी बढ़ रही है इसका शेयर प्राइस घटने के बाद भी। एक हफ्ते में, एक साल में 11% गिरने के बाद भी इसके इक्विटी में इतना बड़ा जंप आया, शेयर होल्डर इक्विटी में, ये यही बताता है कि इसकी बैलेंस शीट इतनी मजबूत है कि लोग चाहते हैं इसका, इसमें एक बिजनेस ओनर बनना। व्हेन यू बाय अ शेयर ऑफ अ कंपनी, यू डू नॉट कीप इट ऑन योर पोर्टफोलियो ओनली, आप उस कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा ओन करते हैं। तो अगर आप ये माइंडसेट से इन्वेस्टिंग करना शुरू करेंगे, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन अ लॉट ऑफ वेज एंड चेंज द वे हाउ यू स्पेंड योर मनी। सो स्पेंड वाइजली। अगर आपको स्पेंड करना है तो आप इन्वेस्ट कर लीजिए। अगर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये सब क्राइटेरिया को जरूर देखना चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में कैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर एक इतनी बड़ी फेवरेट एफएमसीजी कंपनी बन गई, जो कि अपने पीयर्स के मुकाबले भी काफी अच्छा कंपटीशन देती है अपने कंपनीज को। और अगर हम शेयर प्राइस के मूवमेंट के बारे में देखें, तो शेयर प्राइस कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स। और एफएमसीजी के केसेस में, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो एक बेसिक कमोडिटी होती है, एक बेसिक सब्सटेंस होता है, एक बेसिक कमोडिटी होती है जिससे चीजें बनती हैं एफएमसीजी की। तो कच्चे तेल में उबाल या फिर सस्ता होना keeps on fluctuating on the prices, so that is definitely not a problem. Now I'll tell you कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के केसेस में, एचयूएल के केसेस में, ओके, सो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि एचयूएल ने इतना बड़ा पोर्टफोलियो आखिर क्रिएट किया तो किया कैसे। जनरली जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं वो मर्जर और एक्विजिशन को अपना सहारा लेती हैं किसी भी बड़े एग्जाम तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा पैसा एक स्टार्टिंग से किसी भी ब्रांड के ऊपर स्पेंड करना, इट्स डेफिनेटली अ लॉट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव वर्क एंड आल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो कंपनीज जनरली क्या करती हैं, वो मर्जर्स करती है ना। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके इन्वेस्टर सेक्शन में जाएंगे कंपनी की वेबसाइट में, और यहाँ पर मर्जर्स, डीमर्जर्स और एक्विजिशन यानी डीएमए की, एमडीए की एक रिपोर्ट होती है हर वेबसाइट पे। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड क्रिएट किया अपने लिए। तो जैसा आप देख सकते हैं, कोठारी जनरल फूड्स कॉर्पोरेशन से इसकी डीमर्जर और मर्जर एक्विजिशन रिपोर्ट की शुरुआत होती है। 1992 में इसने ब्रुक बॉन्ड के नाम से इसको एस्टैब्लिश किया था। फिर उसके बाद टाटा टी स्टेट से में ब्रुक बॉन्ड में मर्ज हुई। फिर धूम धूम डुमा डुमा इंडिया ब्रुक बॉन्ड में मर्ज हुई। फिर किसान ब्रुक बॉन्ड में मर्ज हुई। लिप्टन,
टाटा ऑयल में हिंदुस्तान यूनिलीवर में मर्ज हुई, बिगेस्ट थिंग्स। इनफैक्ट लैक्मे जो है वो इनिशियली टाटा ऑयल मिल्स में ही थी। जब ये यूनिलीवर में गई तो इसका हिस्सा यूनिलीवर में आ गया, तो लैक्मे नाउ ऑफिशियली कम्स अंडर हिंदुस्तान यूनिलीवर। देन ब्रुक बॉन्ड केम इनटू हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पर ये एडिशनल में मर्ज हुई थी या एक अलग एंटिटी बनी, ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पे लिप्टन जो है वो यहाँ पर इसका ब्रांड नेम चेंज हुआ था। देन इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस यूनिलीवर में आई, एंड द लेटेस्ट इज डेफिनेटली विच आई टोल्ड यू इज GSK GlaxoSmithKline, जिनसे इन्होंने बूस्ट और हॉर्लिक्स नाम के ब्रांड्स को एक्वायर किया था। और दिस इज द लेटेस्ट HUL डीमर्जर एंड मर्जर एक्विजिशन रिपोर्ट। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर की ब्रांड्स के भी बारे में देखेंगे तो ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं होगा, आई एम श्योर, कि आप जो इस्तेमाल ना ही करते होंगे, राइट। जब जरा देखिए, मैग्नम, क्वालिटी वॉल्स, इंदुलेखा, नॉर, they have Horlicks Women, Pepsodent, Clinic Plus, Brook Bond and Red Label, Sunlight, Ponds, Horlicks Protein Plus. And you can see a lot of brands onto their portfolio, and the list goes on and on. अब ऐसी कंपनी में कौन इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा? तो दिस इज द रीजन कि लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और ऐसी कंपनी में डेफिनेटली आने वाले 10, 15, 50 साल तक भी these companies will get will remain valid because of the products and the revenue they earn. So this was a analysis which I tried to do to explain you the factors behind the what does make Hindustan Unilever a household name for the FMCG brand in India. So I will come back to the okay. All right. So किसी भी कंपनी को एनालाइज करने से पहले one should definitely look a lot of these factors which I just told you, है ना। और ये फैक्टर्स अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, बिकॉज इन्वेस्टिंग के टर्म्स में इनसे बड़ी चीज कोई नहीं होती। So friends, this was the video about Hindustan Unilever, where I wanted to tell you about कि इस कंपनी को क्या खास बनाता है, and I hope I was able to share my information with you that what does like makes this company so special in the terms of people's favorite investing stock. Okay. So friends, this was the entire video where I tried to explain to you why you should be investing into Hindustan Unilever and let you know through its we together हमने देखा कि इसका क्या है, इसकी एक फंडामेंटल, इसकी बैलेंस शीट में कि लोग इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और आप और मेरे जैसे लोग, हम कोई नहीं होगा, शायद ही कोई होगा जिसने इनमें से कोई ब्रांड्स को इस्तेमाल नहीं किया होगा। So that is the reason Peter Lynch once said कि आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनको आप इस्तेमाल करते हैं। So that is the power of investing, and that was it. This was the video on Hindustan Unilever Limited. I'll be back with another video on HUL, its history of HUL, and I'll let you know in detail about through another video. Till then, keep watching and keep building your wealth without considering the share price movements and without panicking a lot. Thank you and stay safe. Bye-bye.